हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मूवी जिसमें मौजूद ट्विस्ट और सस्पेंस आपको मूवी आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगा। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लियो युवान को, जो कि एक रेलिक रिस्टोरर है। आज वो एक डायरी रिस्टोर कर रही थी जिसके लिए वो काफी एक्साइटेड थी। ये डायरी रिपब्लिक ऑफ चाइना के टाइम की थी। ये डायरी रिस्टोर होने के बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आने वाली थी और वो एक्साइटेड इसलिए भी थी क्योंकि पहली दफा वो बिना किसी के हेल्प के कोई प्रोजेक्ट पूरा कर रही थी। एक्चुअली ये डायरी जिहाओ की थी। एक दफा ये डायरी रिस्टोर हो जाए उसके बाद युवान बिना किसी रुकावट के जिहाओ की लाइफ की स्टोरी जान सकेगी। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम जिहाओ को देखते हैं, जो कि एक मिलिट्री स्पाई थी और इस वक्त वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रही थी। उनकी एजेंसी को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि उनकी म्यूनिशन किसी और के हवाले की जा रही है। अगर किसी भी तरह ये म्यूनिशन दुश्मन के हाथों में लगे तो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली चाइनीज आर्मी कोलैप्स कर जाएगी। म्यूनिशन दुश्मन के हवाले किया जाता है, इससे पहले ही जिहाओ को ये सब रोकना था और इसी प्रोसेस के लिए उसका टू ईगल मिशन स्टार्ट हो चुका था। जिहाओ के इस मिशन का मकसद न सिर्फ म्यूनिशन के ट्रेड को रोकना बल्कि इस बात का पता भी लगाना था कि वो म्यूनिशन मौजूद कहाँ पर है। जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई थी उसके अकॉर्डिंग आर्म डीलर आज 3 बजे कायरो होटल में बायर से मिलने वाला है। दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बायर कपल ने अपनी स्टडीज जापान में कंप्लीट की है। इसके लिए जिहाओ को एक पार्टनर भी दिया गया है जिसको उसने पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन कुछ निशानियां हैं जिसको देखने के बाद वो अपने पार्टनर को पहचान लेगी और उसके बाद वो दोनों उस जापानीज कपल को रिप्लेस करके डीलर से मिलने के लिए चले जाएंगे। लेकिन जिहाओ की बदकिस्मती कि उसका पार्टनर टाइम पर आया ही नहीं और उसका सारा प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन वो भी कहाँ इतनी आसानी से हार मानने वाली थी। वो उस कपल का पीछा करते हुए सोचने लगी कि प्लान है तो कैंसिल हो गया क्योंकि मेरा पार्टनर आया ही नहीं, इसलिए अब मुझे प्लान बी पे अमल करना होगा। एक्चुअली प्लान बी के मुताबिक उन्हें इन जापानीज कपल को कत्ल कर देना था ताकि ये डील हो ही ना सके। जिहाओ उस कपल का पीछा कर रही थी जबकि उस कपल को भी जिहाओ कुछ सस्पिशियस लगी। अब जिहाओ को उन्हें शूट करना था जबकि वो खुद भी रिटेलिएट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे मेल लीड यानी कि फॉक्स की, जो कि इस मिशन में जिहाओ का पार्टनर था। वो आगे बढ़ते हुए जिहाओ को किस करने लगा, लेकिन उसका असल मकसद जिहाओ को शूट करने से रोकना था। वो कपल वहाँ से जा चुका था। तभी जिहाओ फॉक्स से पूछने लगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, लेकिन फॉक्स का फोकस जिहाओ से ज्यादा इस मिशन पर था। तभी वो उस कपल का पीछा करते हुए उनके रूम में जाकर उन्हें मारने लगा। तभी वो भी फॉक्स के पीछे चली गई जहाँ पर अब वो कपल बेहोश पड़ा हुआ था। जिहाओ एक दफा फिर फॉक्स से पूछने लगी कि तुम इतना लेट क्यों आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन नहीं आता कि स्क्वाड ने मेरा पार्टनर तुम जैसे इररिस्पॉन्सिबल इंसान को बना दिया। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते। तभी फॉक्स उससे कहने लगा कि एक्चुअली तुम मेरे कुछ ज्यादा ही करीब आ गई हो। फॉक्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है लेकिन जिहाओ से कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाती और इतने में दरवाजे पर नॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है तो हम एक दफा फिर युवान को देखते हैं, जो कि अब तक रिस्टोरेशन प्रोसेस में बिजी थी। तभी उसकी मास्टर उसके पास आकर उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। युवान सामने आती है तो उसके सामने मौजूद इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड वैंग था, जिसको देखते ही वो मन ही मन में कहने लगी कि जिस इंसान के यादों और ख्यालों से मैं पिछले 5 साल से भाग रही थी, एक दफा फिर जिंदगी उसको मेरे सामने ले आई। जबकि वैंग खुद भी इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे लगा मैं इसको भूल चुका हूँ, लेकिन 5 साल भी इसको भूलने के लिए ना काफी थे। वो वैंग से फॉर्मली मिलने के बाद अपनी मास्टर से पूछती है कि ये बीजिंग से क्यों आया है। तभी वो बताने लगी कि ये रिस्टोरेशन में हमारी हेल्प करने के लिए आया है और ये बात युवान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो अपने मास्टर से कहने लगी, मैंने आपसे कहा भी था कि इस प्रोजेक्ट को मैं खुद कंप्लीट करना चाहती हूँ, आपने इन्हें क्यों बुलाया। तभी मास्टर कहने लगे कि एग्जीबिशन में इतने दिन बाकी नहीं है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, इसलिए हमें इनकी हेल्प चाहिए। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये अपने काम में एक्सपर्ट हैं। युवान एक दफा फिर अपने काम के लिए बढ़ने लगी। तभी उसकी मास्टर उसे कहती है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम प्लीज मिस्टर वैंग को उनके होटल छोड़ाओ। युवान ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मास्टर कहने लगी कि एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ, तुम प्लीज इन्हें जरूर पहुँचा देना। वैंग युवान के पास आकर उसे पूछने लगा कि तुम कैसी हो, तुम्हारे ये 5 साल कैसे गुजरे। जिस पर युवान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वैंग उसका किया हुआ काम देखते हुए उसे कहने लगा कि तुम्हारे काम का ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ पर तुम्हें काम करना होगा और देखो इन पेजेस की तो तुमने प्रोटेक्टिव लेयर भी खराब कर दी है। जबकि युवान सोचने लगी कि ये अब भी वैसे का वैसा ही है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। लेकिन वैंग को तो जैसे युवान से ज्यादा इंटरेस्ट अपने प्रोफेशन में था। तभी उसे लेक्चर देने लगा कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसी दौरान वैंग टेबल पर मौजूद टैडी का एक पेज उठाकर उसे रीड करने लगा, जिसमें जिहान कह रही थी कि मैंने 1943 में एक एजेंसी के लिए काम किया जिनका मिशन हाइपिंग सिटी में ट्रेटर किलर था। सीन शिफ्ट होने पर हम वापस आते हैं जिहान और फॉक्स की तरफ, जो कि अब दरवाजा खोल चुके थे। तभी होटल स्टाफ उनसे कह रहा था कि नीचे आपका वेट किया जा रहा है। एक्चुअली अब वो दोनों ही वो जापानीज कपल थे जिन्हें म्यूनिशन की डील के लिए डीलर से मिलना था।
उन दोनों ने उन जापानीज कपल की बॉडीज को पीछे छुपा दिया था। तभी जिहान फील करती है कि एक बॉडी नीचे गिरने वाली है, तो उसको रोकने के लिए वो उसके पास खड़ी हो गई और ये बात होटल स्टाफ को भी काफी अजीब लगी और कुछ ही देर में वो दोनों मिशन पर जाने के लिए रेडी थे। तभी जिहान सोचने लगी कि ये इंसान आज इतना लेट क्यों आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका मिशन इस मिशन से भी बड़ा हो। ये यकीनन मुझे बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन मैं इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और अपनी जिंदगी इसके हवाले कर रही हूँ। मुझे हर फैसला सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का मसला है। फॉक्स उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी वो सोचने लगी कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है और हम दोनों एक अनजानी चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने आप को इसके हवाले करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि मिशन कंप्लीट होने पर ये मुझे ही जान से मार दे। तभी फॉक्स उसके करीब आकर उससे कहने लगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कुछ समय बाद वो दोनों डीलर के सामने मौजूद थे। डीलर उनकी आईडी देख रहा था। तभी जिहा उससे कहने लगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मेरी पहले आपसे बात हो गई थी। लेकिन वो डीलर भी पक्का खिलाड़ी था। तभी अपनी गन निकालते हुए उनसे कहने लगा कि तुम लोग वो हो ही नहीं जिनसे मैं मिलने के लिए यहाँ पर आया था। नेक्स्ट सीन में हम वैंग और युवान को देखते हैं, जो कि कायरो होटल के बाहर मौजूद थे, लेकिन ये 2024 चल रहा था। तभी युवान उसे कहने लगी कि तुम्हारी डेस्टिनेशन पहुंच चुकी है। वैंग उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन युवान उसको इनकार कर देती है। तभी वैंग उसे कहने लगा कि देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने इस डायरी पर बहुत ज्यादा समय और स्टेमिना लगाया है, लेकिन अब भी डायरी में काफी सारे पार्ट्स मिसिंग है, जबकि एग्जीबिशन में कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम्हारे क्या आइडियाज है। जिसके जवाब में युवान उसे कहने लगी कि क्या मेरे आइडियाज तुम्हारे लिए मैटर करते हैं, और वैसे भी इन सब के बारे में तो तुम मुझे ज्यादा ही जानते होगे, आखिर तुमने अपनी स्टडीज अब्रॉड से जो कंप्लीट की हैं। इस पर वैंग उसे समझाने लगा कि देखो, सारी चीजें भूल जाओ, इस वक्त हमें इस डायरी पर फोकस करना होगा और तुम्हारे आइडियाज और तुम्हारे थॉट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, समय कम है और काम ज्यादा है। हमारा काम सिर्फ इस डायरी के पेजेस को जोड़ना नहीं, बल्कि इसमें छुपी स्टोरीज को बाहर निकालना है, और उसके लिए हम दोनों को एक साथ काम करना होगा। वो दोनों होटल के अंदर पहुंच चुके थे। तभी वैंग उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि प्लीज पास में जो कुछ भी हो मुझे माफ कर दो उसके लिए। तभी युवान उसे कहती है कि देखो, जो हो चुका है उसे भूल जाओ, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहती हूँ। तभी वैंग उसे पूछने लगा, मुझे ऐसे लगता है कि ये डायरी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी युवान उसे कहने लगी कि ये स्टोरी मुझे बहुत टच करती है। मैं जब भी इस डायरी के पेजेस रीड करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जिहाओ से मिलकर आ रही हूँ। इस स्टोरी की क्यूरियोसिटी ने मुझे बेचैन किए हुए रखा है। तभी उसकी नजर टेबल पर मौजूद एक पैटर्न पर पड़ जाती है, जिसको देखते ही वो चौंक गई और वो वैंग से कहने लगी, क्या तुम जानते हो, इस डायरी के साथ मुझे एक पैटर्न भेजा गया था। ये पैटर्न और वो पैटर्न बिल्कुल सेम है, बल्कि रुको मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। तभी वैंग उसको देखने के बाद कहने लगा कि ये तो बिल्कुल सेम है। क्या तुम्हें लगता है कि इस होटल और इस डायरी में कोई कनेक्शन होगा? वापिस आते हैं जिहाओ और फॉक्स के पास, जो कि अब तक डीलर के सामने मौजूद है, और डीलर उनसे कहने लगा कि तुम लोग वो बिल्कुल भी नहीं हो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। इस पर फॉक्स कहता है, लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैंने आपको बताया ना हमारी पहले आपसे बात हो चुकी है। जिस पर डीलर कहता है कि अगर ऐसा ही है तो मैंने सुना था कि मिस्टर फॉक को गन्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आपने मेरे हाथ में मौजूद गन के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब फॉक्स उसके गन की तरफ अटेंटिव हो चुका था और उससे कहने लगा कि ब्राउनिंग पिस्टल्स की मैस प्रोडक्शन चाइना में फर्स्ट टाइम हुई है। इस तरह की सिर्फ 1 लाख गन्स चाइना में मौजूद हैं, और वो भी सिर्फ चाइनीज आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स के पास मौजूद है। और ये सुनते ही डीलर कहने लगा कि मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से इम्प्रेस हो चुका हूँ। फॉक्स को लगा कि वो एग्जाम पास कर चुका है, लेकिन एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तभी डीलर उसके सामने एक बैज रखते हुए उसे कहने लगा कि इस तरह का दूसरा कहाँ है। फॉक्स अपने पेंट्री पॉकेट में उस बैज को तलाश करता है, लेकिन उसको ना मिल सका। तभी वो जिहाओ से पूछने लगा कि वो बैज कहाँ गया, जिस पर वो कहने लगी, मुझे क्या पता, तुमने कहाँ रखा था। लेकिन जल्द ही वो अपने पॉकेट से वो बैज निकालते हुए डीलर के सामने रखता है। अब डीलर पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुका था और उससे कहने लगा, 30 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखाता हूँ। लेकिन जिहाओ का शक अब बढ़ता जा रहा था। तभी वो अकेले में फॉक्स से पूछने लगी कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं मिस्टर फॉक्स हूँ। तभी वो पूछने लगी कि वो बैज तुम्हारे पास कहाँ से आया, जिस पर फॉक्स उसे बताता है, मुझे पता था कि इस डीलर ने जरूर कोई ना कोई निशानी रखी होगी, और इस निशानी के लिए मैंने रूम नंबर 302 की तलाशी ली थी, जिस तलाशी के दौरान मुझे ये बैज मिला। कुछ देर में वो दोनों अपने रूम में मौजूद थे। जिहाओ बालकनी में खड़ी थी। तभी फॉक्स उसके पास आया, जिस पर जिहाओ उसे कहने लगी, मैं अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे अपना कोड नेम मत बताया करो, तुम जानते हो कोड नेम का मतलब कुछ भी नहीं होता। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तुम्हें गन्स में इतना इंटरेस्ट है। जिस पर फॉक्स उससे कहने लगा, एक्चुअली मुझे पहले गन्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब गन्स ज्यादा यूज करनी पड़ती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप हो गया। वैसे मैं भी तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता, कभी फुर्सत मिली तो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। जिहाओ से कहने लगी, मैं एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे स्पाई से मेरा वास्ता बहुत कम पड़ा है। जिस पर वो कहने लगा कि मेरे साथ रहोगी तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे जान जाओगी, फिलहाल मुझे बाहर जाना है, मुझे इस होटल की लोकेशन को समझना होगा। फॉक्स को वहाँ से गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था।
तभी जिहाओ को नीचे से शोर की आवाजें आने लगी। जब वो बाहर आकर देखती है तो डीलर की डेथ हो चुकी थी। कम अज कम ये सब जिहाओ ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और अब वो काफी परेशान हो चुकी थी। तभी वो वापस अपने रूम में आ गई। उसे ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा होगा कि इस सब के पीछे फॉक्स का हाथ था। उसको एक दफा फिर बाहर से आवाजें आती हैं जिसमें मैनेजर स्टाफ से कह रहा था कि होटल के सभी कमरों की तलाशी लो। वो फौरन से डोर लॉक कर देती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर नॉक करने लगे और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। अब जिहाओ काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसके रूम में जापानीज कपल की डेड बॉडीज मौजूद थी। तभी वो उनकी डेड बॉडीज को वॉशरूम ले गई और लॉक खोलने के बाद खुद भी वॉशरूम चली जाती है। गार्ड के आने पर वो प्रिटेंड करने लगी कि मैं वॉशरूम में नहा रही थी इसलिए दरवाजा नहीं खोल सकी। इतने में वहाँ पर फॉक्स आ जाता है जो गार्ड से कहने लगा क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें फिलहाल वॉशरूम में नहीं होना चाहिए था, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन गार्ड के जाते ही जिहाओ अपनी गन फॉक्स पर पॉइंट करते हुए उससे कहने लगी तुमने उस डीलर को कत्ल क्यों किया? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा मुझे बता दो कि तुम कौन हो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर फॉक्स उससे कहने लगा क्या तुम मुझे कातिल समझती हो? जिहाओ से कहने लगी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे। तुम्हारे रूम से जाते ही उसका मर्डर हो गया। तभी वो कहने लगा कि ठीक है अगर तुम्हें मैं कातिल लगता हूँ तो मुझे ये बताओ कि उसके मरने से मुझे क्या फायदा होगा। जिस पर जिहाओ से कहने लगी मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर वो कहता है कि मैं मिस्टर फॉक्स हूँ लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे खुद का पार्टनर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तभी जिहाओ से कहने लगी कि एनिमल्स में भी फॉक्स पर ट्रस्ट नहीं किया जाता और तुम समझते हो कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी। तभी फॉक्स उससे कहने लगा क्या तुम जानती हो जब तुम गुस्सा होती हो तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हो। जिस पर उसको गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। जिहाओ से एक दफा फिर कहती है कि अगर तुमने मुझे ना बताया तो मैं अभी के अभी तुम्हें शूट कर दूंगी। जिस पर वो कहने लगा कि अगर ये सब ज्यादा देर चलता रहा तो हम दोनों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उतर जाओ और ये सोचो कि हम दोनों को आगे क्या करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ होटल में मौजूद सभी गेस्ट बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए इंस्पेक्टर एक फायर करते हुए उनसे कहने लगा कि तुम सब लोग सस्पेक्ट हो। क्या तुम लोगों को पता नहीं कि होटल में मर्डर हो चुका है और जब तक हमें मर्डर के बारे में पता नहीं चल जाता तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। इतने में फॉक्स और जिहाओ भी नीचे आ चुके थे। तभी इंस्पेक्टर स्टाफ से पूछने लगा कि क्या मरने से पहले लॉर्ड क्वीन ने किसी से मुलाकात की थी? जिस पर स्टाफ बताता है कि हाँ इन दोनों से। और ये सुनते ही इंस्पेक्टर उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गया जहाँ पर वो उनसे पूछने लगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए थे? जिस पर फॉक्स बताता है कि हम डीलर से मिलने आए थे। इंस्पेक्टर कहने लगा कि हाँ ताकि तुम उससे मिल सको और उसकी जान ले सको। तभी फॉक्स कहने लगा कि उसके मर्डर का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मैंने उसको मर्डर किया है। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि अच्छा तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वाइफ ने उसको कत्ल किया होगा। जिहाओ कहने लगी कि देखो मेरे हस्बैंड सिर्फ एक मैनेजर है और इस बैंक के पीछे जो भी है ये जानने की कोशिश तुम बिल्कुल भी मत करना। इसके साथ ही वो उन्हें वो बैज दिखाने लगी। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि तुम लॉर्ड क्वीन से क्यों मिलना चाहते थे? जिस पर वो कहने लगा कि मुझे अपनी बैंक की तरफ से उसे मिलना था क्योंकि हमारा बैंक उसके साथ एक डील करने वाला था। जिस पर उससे एक दफा फिर पूछा जाता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम अपनी वाइफ को क्यों साथ लेकर फिर रहे हो? जिस पर फॉक्स कहने लगा कि एक्चुअली आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज सुबह ही हमारी एक छोटी सी लड़ाई हो गई। अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन मैं अपनी वाइफ का मूड खराब नहीं देखना चाहता था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं मीटिंग के बाद इसको घुमाने के लिए ले जाऊं। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखेगा यहाँ पर आपसे पाला पड़ गया। तभी इंस्पेक्टर उसे कहने लगा कि ठीक है अगर आउटिंग के लिए ही जाना था तो मुझे अपनी टिकट दिखाओ। फॉक्स के साथ साथ जिहाओ भी अपना टिकट दिखाते हुए उससे कहने लगी कि आई होप तुम्हें जल्दी तुम्हारा किलर मिल जाए। नेक्स्ट सीन में युवान और वैंग को होटल के सेलर में जाने की परमिशन मिल चुकी थी। तभी वो नीचे आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगे। इस सब के दौरान वैंग युवान के करीब होते हुए उसे कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तभी उनके ऊपर लाइट पड़ती है और कोई उससे पूछने लगा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। आवाज सुनते ही वो दोनों ऊपर की तरफ भागने लगे। तभी वैंग उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो मर्डर फॉक्स ने किया होगा? युवान कुछ कहती से पहले ही वैंग कहने लगा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जिस पर वो डर कर कहने लगी कि कहा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो जान चुकी थी कि वैंग उसके साथ मजाक कर रहा है और कुछ देर में वो दोनों अपने रूम में चले गए। जबकि नीचे खड़ा होटल का ऑनर उन दोनों की बातें सुन चुका था और वो जान चुका था कि ये लोग नीचे क्यों आए थे। तभी वो अपने पॉकेट में से वो बैज निकालता है जिसकी युवान और वैंग को तलाश थी। तभी वो अपने मैनेजर के पास आकर उससे पूछने लगा कि तुमने रूम नंबर 302 इन लोगों को क्यों दिया है? क्या तुम नहीं जानती कि ये रूम कस्टमर्स के लिए अनअवेलेबल है? जिस पर स्टाफ उसको बताती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर न्यू हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये रूम नहीं देना चाहिए था। लेकिन ऑनर का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था। तभी वो पूछने लगा कि इतनी रात में उन दोनों को सेलर में जाने की परमिशन देने की क्या जरूरत थी? जिस पर स्टाफ बताता है कि एक्चुअली उन दोनों का ताल्लुक रिलैक्स रिस्टोरेशन सेंटर से है और वो मिस हाउ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहती थी, इसलिए मजबूरन मुझे उन्हें परमिशन देना पड़ी। जबकि
दूसरी तरफ वैंग और युवान अब तक अपने रेस्टोरेशन पर काम कर रहे थे। तभी युवान उसे कहने लगी कि मुझे तुम्हें देने के लिए एक इन्फॉर्मेशन मिली है। वो अपना लैपटॉप दिखाते हुए वैंग से कहने लगी कि देखो, लॉर्ड क्वीन के 3 भाई थे और ये लोग बहुत अमीर थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका फैमिली सिस्टम काफी खराब था। देखो, लॉर्ड क्वीन के दोनों भाइयों की डेथ आपस में लड़ाई की वजह से हुई, लेकिन इसका मर्डर एक होटल में किया गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब काफी अजीब है? जिसके जवाब में वैंग उसे कहता है, मैंने अभी अभी इस डायरी में एक लाइन रीड की है जिसके मुताबिक जिहाओ कह रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फैंग इस मिशन का टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। युवान उसे पूछने लगी कि ये फैंग कौन है। अब हम आते हैं फैंग की तरफ, जो कि गन थामे हुए डीलर के सामने खड़ी थी। डीलर उसे पूछने लगा कि तुम क्या कर रही हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो, जिस पर वो बताती है कि मैं तुमसे अपनी सिस्टर का बदला लेना चाहती हूँ, और इसके साथ ही वो लॉर्ड क्वीन को शूट कर देती है। इतना रीड करने के बाद वैंग और युवान इस बात को डिस्कस करने लगे कि ये मर्डर फैंग ने किया होगा या फॉक्स ने, और ये कैसे पॉसिबल है कि एक अनजानी लड़की एक भरे होटल में एक आदमी को कत्ल कर दे और उसका पता भी ना चले। इसके साथ ही हम जिहाओ और फॉक्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अब एक रूम में मौजूद थे। फॉक्स उससे कहने लगा, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रास्ते जुदा करने होंगे। जिस पर जिहाओ कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। अगर हम ज्यादा देर तक यहीं पर रहे तो सब लोगों को पता चल जाएगा और हमारी आइडेंटिटीज एक्सपोज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से निकलना भी इतना आसान नहीं, हमें इतने नेचुरल तरीके से निकलना होगा कि किसी को भी हम पर शक ना हो जाए। तभी फॉक्स उससे कहने लगा, ऐसा करते हैं, पहले तुम चली जाओ, पीछे मैं सब कवर करने के लिए मौजूद हूँ। तभी उनको एक आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो दोनों दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर फैंग बैठी हुई थी। उनके हाथों में गन देखते ही फैंग कहने लगी, प्लीज मुझे शूट मत करना, मैं तुम दोनों की ही साइड पर हूँ। उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद फॉक्स उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी और तुम यहाँ पर आई कैसे, जिस पर वो कहने लगा कि तुम लोगों का दरवाजा खुला रह गया था। एक्चुअली मैंने लॉर्ड क्वीन को कत्ल कर दिया है, लेकिन कत्ल करने के बाद मुझे बाहर जाने का रास्ता न मिला तो मैं यहीं पर छुप गई। जिहाओ से कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम अकेली लड़की ने एक पूरे सालम इंसान को कत्ल कर दिया। जिस पर वो कहने लगी, मेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत है कि मैं उसके टुकड़े कर देना चाहती थी। क्या तुम जानती हो, उसने मेरे हस्बैंड को कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया और अब वो मुझे भी बेचना चाहता था। मैं क्या, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो उसके साथ यही करता, बल्कि उसको कोई भी इतनी आसान मौत कभी ना देता। इसके साथ ही वो उसे पूछने लगी कि क्या तुम दोनों फेक कपल हो। मैं जानती हूँ कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो। जिस पर जिहाओ से पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो बताने लगी कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, तुमने कहा था कि तुम लोगों की आइडेंटिटीज एक्सपोज हो जाएंगी। जिहाओ से कहने लगी, मुझे सच सच बताओ, इसके अलावा तुमने क्या सुना। फॉक्स से पूछता है कि अगर तुमने लॉर्ड क्वीन को कत्ल कर दिया है तो इसका मतलब है तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानती होगी। तभी वो बताने लगी कि हाँ, उसके डैड एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, उनकी पूरी फैमिली को उनके डैड ही कंट्रोल करते हैं। आजकल वो टाउन से बाहर थे तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। फॉक्स उससे मजीद पूछता है। तभी वो बताने लगी, इसके दोनों भाई आपस में लड़ते रहते हैं, उनकी आपस में भी नहीं बनती। लॉर्ड क्वीन की इस आर्म डीलिंग के बारे में उसकी फैमिली में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो अपने आदमी से कह रहा था कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फॉक्स उसे कहने लगा, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा केओस आने वाला है, लेकिन बड़े केओस में बहुत सारे चांसेस होते हैं, इसलिए हम इसे वेलकम करने के लिए रेडी हैं। जी हाँ, फैंग से कहने लगी, तुम सारी जिंदगी के लिए यहाँ पर छुप कर नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से निकलने में हम तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। उनकी डिस्कशन अभी जारी थी कि इंस्पेक्टर एक दफा फिर उनके दरवाजे पर आ जाता है। तभी वो फैंग को छुपाकर बाहर आकर उससे पूछने लगी कि क्या आपके पास पूछने के लिए मजीद क्वेश्चंस भी हैं। जिस पर इंस्पेक्टर उसे कहता है, इस होटल में जिस बैंकर की एंट्री हुई है उसकी एज कम से कम 40 साल है, जबकि तुम्हारी एज मुझे इतनी नहीं लगती। एनीवेज, तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपनी ड्यूटी करनी है। और उनके वहाँ से जाने के बाद फैंग भी होटल से बाहर जाने की कोशिश करती है। अब फॉक्स और जिहाओ इंस्पेक्टर के सामने मौजूद थे। इंस्पेक्टर उससे कहने लगा, मिस्टर फॉक्स, तुम काफी चिल लग रहे हो, लेकिन मेरे पास करने के लिए अपनी ड्यूटी है। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई और ना ही तुम इस एग्जाम में पास हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें 2 गन्स दे रहा हूँ, जिसमें एक लोडेड है और एक अनलोडेड, जिससे तुम्हें खुद को शूट करना होगा। अगर तुमने अनलोडेड गन से खुद को शूट किया तो लोडेड गन से तुम्हारी वाइफ को खुद को शूट करना होगा, और अगर तुम ऐसा ना करो तो मैं तुम दोनों को ही शूट कर दूंगा। फॉक्स उससे कहने लगा कि क्या तुम हमारी लाइफ मिस्टर क्वीन को डेडिकेट करना चाहते हो। जिस पर इंस्पेक्टर एक दफा फिर कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को ही शूट कर दूंगा। जी हाँ, उसको ऐसा करने से रोकने लगी, लेकिन फॉक्स उसकी भी नहीं सुन रहा था। वो फायर करता है, लेकिन लकीली वो गन लोडेड नहीं थी। तभी इंस्पेक्टर कहने लगा, मुझे आपकी वाइफ पर तरस आ रहा है, क्योंकि अब ये मेरी लोडेड गन का निशाना बनने वाली है। और ये सुनते ही फॉक्स उठकर उसे कहने लगा कि ऐसा कुछ भी करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इतने में मिस्टर शेन यानी लॉर्ड क्वीन के फादर वहां पर आकर इंस्पेक्टर से पूछने लगे कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर इंस्पेक्टर उसे बताता है कि आपके बेटे के कत्ल में ये दोनों सस्पिशियस हैं। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन मुझे लगा कि पहले मुझे अपनी इंटेरोगेशन कंप्लीट करनी चाहिए। तभी मिस्टर शेन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेरे बेटे को कत्ल कर दे। इन्हें इन्वेस्टिगेशन में रखकर आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक्चुअली जिन लोगों को आपने अपने पास सस्पेक्ट में रखा हुआ है ये मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। और इसके साथ ही वो फॉक्स को देखकर स्माइल करता है तो फॉक्स भी जबरदस्ती स्माइल करने लगा।
एक्चुअली जिहाओ ने फेंग को मिस्टर शेंग के पास भेजा था और उससे कलवाया था कि आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बिजनेस पार्टनर्स अब इस मौके का फायदा उठाने वाले हैं। अगर आप अपने बेटे की डेथ पर बैठकर रोना शुरू कर देंगे तो आप एक बहुत ही गोल्डन चांस मिस करने वाले हैं, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर इस डील को उनके बगैर भी पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप टाइम पे आकर इस चांस को कैश कर लें। इसके साथ साथ जिहाओ ने फेंग से ये भी कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी बात सुनते ही मिस्टर शेन यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि अपने बेटों की तरह उनके लिए भी इस लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा और बिजनेस है। फेंग उसे कहने लगी, मैं जरूर ये सब करूंगी, लेकिन प्लीज आप दोनों मुझसे वादा करें कि अगर आप दोनों सर्वाइव कर जाएं तो मेरे बेटे को जरूर ढूंढिएगा। मैं अपने बेटे के बगैर एक दिन भी और नहीं रह सकती। जिहाओ और फॉक्स उसे यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारे बेटे को जरूर ढूंढेंगे। इसके साथ ही फॉक्स जिहाओ से कहने लगा कि तुम्हारा प्लान बहुत जबरदस्त है। फॉक्स फेंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इंस्पेक्टर एक दफा फिर उनके पास इंटरोगेशन के लिए जरूर आएगा। एक दफा फिर फेंग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, सबके अटेंशन हमारी तरफ है, इसलिए तुम आराम से जा सकती हो, लेकिन उनको हमारा मैसेज जरूर देना। मिस्टर शेन के बेटे की डील कोई और डन करे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए तुम्हारा मैसेज मिलते ही वो भागम भाग हमारे पास आ जाएंगे। और फॉक्स का ये गैस बिल्कुल सही था। मिस्टर शेन वहाँ पर आते ही फॉक्स से कहने लगे कि म्यूनिशन के डील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे साथ ये डील डन करना चाहोगे? जिस पर फॉक्स कहता है कि ऑफ कोर्स मैं ऐसा जरूर करना चाहूंगा, आपके बेटे के साथ और आपके साथ डील मेरे लिए सेम ही है। डील को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मैं आपको पूरी पेमेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी मिस्टर शेन से कहने लगे कि ठीक है, तुम फिर मेरे साथ चलो। उनके जाते ही फॉक्स ऑफिसर को उसकी गन देते हुए जिहाओ को वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन नीचे आने पर एक और सरप्राइज उनका वेट कर रहा था, क्योंकि फेंग गाड़ी के सामने बैठी हुई थी। तभी मिस्टर शेन कहने लगे कि तुम दोनों को मैंने पुलिस से छुड़ाया है, लेकिन अब मुझे पुलिस को एक सस्पेक्ट देना होगा और उसके लिए मैंने इस कालकर को चूज किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट मूव है? तभी मिस्टर फॉक्स उसे कहने लगे कि क्या आपको लगता है कि ये किलर हो सकती है? देखो वो कितनी इनोसेंट है। फेंग को इस हालत में देखकर जिहाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो तो जैसे रो देने की थी। तभी मिस्टर शेन से पूछने लगे कि क्या तुम लोग इसको जानते हो? फॉक्स कहता है कि नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए जिहाओ से पूछने लगा कि क्या आप इनको जानती हैं? तभी जिहाओ कहने लगी कि नहीं, मैं इनको नहीं जानती। ये सुनते ही मिस्टर शेन हंसने लगे और कहते हैं कि कितनी अजीब बात है, ये लड़की कहती है कि वो आपको जानती है, लेकिन आप कह रही हैं कि आप इसको नहीं जानते। यकीनन यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा है। इसके साथ ही वो अपनी गन जिहाओ पर पॉइंट करता है तो फॉक्स उसे कहने लगा कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है? आप कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि मेरी वाइफ एक बहुत ही डरपोक लड़की है। उसको अपने नेल्स काटने से डर लगता है, वो एप्पल तक कट नहीं कर सकती, तो वो इतनी बड़ी चीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? लेकिन मिस्टर शेन ने भी इतनी आसानी से कहा उनको माफ करना था। तभी आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि अगर आपकी वाइफ इतनी ही इनोसेंट है तो इनको अपनी इनोसेंस प्रूव करने दें। और इसके साथ ही वो अपनी गन जिहाओ को देते हुए उसे फेंग को शूट करने के लिए कहता है। फॉक्स उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। तभी जिहाओ आगे बढ़ने लगी। वो फेंग के पास आकर उसे शूट करने ही वाली थी कि मिस्टर शेन उसके हाथ से गन लेकर कहने लगा, मैं बस आपको चेक कर रहा था। इसके साथ ही वो फॉक्स से कहता है, क्यों ना अब उस डील के बारे में बात की जाए जो हमारे बीच में होने वाली थी। मिस्टर शेन के पीछे पीछे फॉक्स और जिहाओ भी चल पड़े। वो लोग गाड़ी में जा रहे थे। तभी जिहाओ सोच रही थी कि फेंग ने उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहा था। जबकि दूसरी तरफ हम वैंग और युवान को देखते हैं, जो इस वक्त होटल ऑनर के साथ मौजूद थे, जिसका स्टोरी के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। युवान उनसे पूछने लगी कि आखिर फेंग के साथ हुआ क्या था और ये फेंग थी कौन, जिस पर ऑनर बताता है कि एक्चुअली फेंग मेरी मॉम थी। मिस्टर शेन ने उन्हें लॉर्ड क्वीन के मर्डर में सस्पेक्ट बना दिया था और मेरी मॉम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतने जालिम होंगे। उनसे एक दफा फिर पूछा जाता है कि आखिर उस रात मिस्टर शेन उन दोनों को कहाँ लेकर जा रहे थे, जिस पर ऑनर बताता है कि उन दोनों को उस रात एक केव में लेकर जाया किया था, जहाँ पर उन्होंने अपने सारे हथियार छुपाए हुए थे। एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद मिस्टर शेन उन्हें अपने हथियार दिखाने लगा। वो लोग अभी चेक कर ही रहे थे। तभी उन्हें आइडिया होता है कि एक्चुअली केव में एक थर्ड पार्टी भी मौजूद है, जो अब उन पर फायरिंग कर रही थी। इवन एक गोली तो फॉक्स को भी लग चुकी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, जबकि जिहाओ काफी परेशान नजर आ रही थी। और ये जानने के बाद वैंग और युवान सीधा उस केव में पहुंचते हैं, जहां अब उन्हें काफी सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तभी युवान कहने लगी, यहाँ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और इसी दौरान युवान का पाँव मुड़ जाता है तो वो गिरने लगी। वैंग उसे बचाते हुए उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिस पर वो कहने लगी, हाँ। वैंग उससे कहता है कि अगर तब हमारा ब्रेकअप ना होता, मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स और कितने मैसेजेस किए थे, लेकिन तुमने कभी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। जिस पर युवान उससे कहने लगी, उस वक्त तुमने अपने फ्यूचर को चूज किया, अगर आज होता तो शायद तुम तब भी यही करते। और अब मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ चुकी हूँ। फीलिंग्स और इमोशंस हमारी जिंदगी का एक टेम्परेरी हिस्सा है, लेकिन अपने
फ्यूचर के बारे में हमें हमेशा कंसर्न रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा डिसीजन उस वक्त ना लेती तो आज तुम जहाँ पर हो शायद वहाँ पर ना होते। तभी वैंग उसे अपने कंधों पर बैठने के लिए कहता है। वो वैंग के जरिए अपने होटल जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ जिहाओ फॉक्स को होटल पहुँचाने की कोशिश कर रही थी। काफी मुश्किलों के बाद वो दोनों एक चर्च पहुँचते हैं। तभी फॉक्स उससे कहने लगा, अब मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो और जल्दी चली जाओ। जिस पर जिहाओ कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम जानते हो हम दोनों पार्टनर्स हैं और हमें एक साथ काम करना है। जिस पर फॉक्स उसे कहता है कि अगर तुम चली जाओ तो सरवाइव कर सकती हो। तभी वो कहने लगी कि अगर हम दोनों एक साथ हो तो ये सब फेस कर सकते हैं। और अब तो शायद वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करने लगे थे। तभी फॉक्स उसे अपना रियल नेम बताते हुए उसे कहने लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे तुम जैसा पार्टनर मिला। लेकिन जिहाओ तो शायद किसी और ही डगर में चल रही थी। तभी उससे कहने लगी कि मुझे लगता है हर इंसान के पास ये हक होना चाहिए कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार सके, और अब वो टाइम आ चुका है कि हम दोनों भी अपने इस राइट को अवेल करें। वो आगे बढ़ते हुए फॉक्स को किस करने लगी। इसके साथ ही वो क्लाशनकोफ उठाकर जाने लगी। तभी फॉक्स उसे रोकने लगा, जिस पर वो कहती है, वो लोग शायद जानते नहीं कि मुझे अधूरा मिशन पूरा करना आता है। जबकि दूसरी तरफ वैंग और युवान अब तक केव के अंदर चल रहे थे। तभी युवान उसे कहने लगी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। वैंग एक दफा फिर अपनी गलती मानते हुए उससे कहने लगा, मुझे लगता है कि इमोशंस के मुकाबले में हमारे फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। लेकिन अपना वो डिसीजन अब मुझे एक सही डिसीजन नहीं लगता, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी युवान उसे कहती है कि एक्चुअली तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। युवान उससे उसकी वापसी के बारे में पूछने लगी। तभी वैंग बताता है कि एक्चुअली मैं फ्राइडे को चला जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सारा काम अच्छे से कर सकती हो। मूवी के अगले सीन में हम सिहाओ को देखते हैं, जो कि अब एक रेस्टोरेंट में अपने कमांडर के साथ बैठी हुई थी। तभी कमांडर उसे कहने लगा कि क्या तुम रूल्स भूल चुकी हो। हर मिशन के लिए रूल नंबर 1 यही है कि कभी किसी के साथ प्यार ना करो, भले वो तुम्हारा अपना पार्टनर ही क्यों ना हो। तभी जिहाओ कहने लगी, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। जिहाओ उनसे पूछती है कि क्या आपने मेरी एप्लीकेशन अप्रूव करवा दी है। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ, मैंने तुम्हारी मैरिज एप्लीकेशन अप्रूव करवा दी है, लेकिन मैं तुम्हें एक दफा फिर कहूंगा कि जिंदगी का हर फैसला सावधानी के साथ लो। तभी वो कहने लगी कि आपको परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। जिहाओ रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो फॉक्स वहीं बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था। तभी वो उसका अप्रूव एप्लीकेशन दिखाती है। वो दोनों ही जैसे आज 7वें आसमान पर उड़ रहे थे। तभी जिहाओ उसके करीब आती है तो फॉक्स उसे किस करने लगा और काफी देर तक वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ वैंग की वापसी का टाइम हो चुका था, लेकिन हमेशा की तरह इस बार वो अपनी वापसी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। तभी वो अपना फोन निकालकर युवान को मैसेज करता है और उसे कहता है कि क्या प्लीज तुम मेरी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो जिसमें मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ बीजिंग चली जाओ। जिसके रिप्लाई में युवान उसे कहती है कि मैं इस वक्त किसी भी डिसीजन की वजह से अपना काम खराब नहीं करना चाहती, तुम जानते हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम्हारे बगैर ये काफी मुश्किल है, लेकिन मैंने भी ठान ली है कि ये जरूर करके दिखाऊंगी। युवान के इस इनकार ने वैंग को काफी डिसअपॉइंट कर दिया था। तभी वो उसको कॉल करने लगा, लेकिन युवान उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। इतने में युवान के पास उसकी मास्टर आती है, जो उससे पूछने लगी कि तुम्हारा काम कितना हुआ। तभी वो बताने लगी कि मेरा काम काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है कि एग्जीबिशन से पहले पहले हम अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे। मास्टर उससे पूछने लगी कि तुम्हारे और वैंग के बीच में सब कैसे चल रहा है, जिस पर वो काफी शर्मा जाती है। तभी मास्टर उससे कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो, तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी से इतनी अच्छी ऑफर आई है बीजिंग मूव करने की, तो तुम उसे क्यों रिजेक्ट कर रही हो। तभी वो कहने लगी कि एक्चुअली मैं अपने घर में और इस छोटे से शहर में काफी खुश हूँ। मास्टर उससे कहने लगी कि तुम एक बहुत ही सिंसियर लड़की हो, जबकि वैंग भी ऐसा ही लड़का है। जबकि प्यार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सिंसियरिटी ही होती है। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फील होता है कि बीजिंग जाने की रिजेक्शन और फिर ऊपर से तुमने वैंग को भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगता है कि तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी पछतावे में गुजारोगी। तो क्या तुम्हें नहीं लगता इस वक्त तुम्हें कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो तुम्हारी बाकी की सारी जिंदगी को खूबसूरत बना दे। मास्टर वहाँ से जा चुकी थी। तभी युवान उनकी बातों पर गौर करने लगी और वो अच्छे से जानती थी कि अब उसे क्या करना है। तभी उसकी नजर उस ब्रेसलेट पर जाती है जो उसने वैंग ने ही दिया था। युवान उस बुक को खोलती है जो मास्टर उसके पास ये बोलकर छोड़कर गई थी कि ये वैंग तुम्हारे लिए छोड़कर गया है, जिसके अंदर उसको जिहाओ और फॉक्स की शादी की पिक्चर नजर आती है। एक्चुअली जिहाओ और फॉक्स की शादी हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी और कह रही थी कि हमारी शादी टिपिकल शादियों की तरह नहीं हो सकी, इसमें हमारी फैमिलीज और हमारे रिलेटिव्स इनवाइट नहीं हो सके, लेकिन हमारी लाइफ में पीस जरूर था। सारी जिंदगी एक साथ गुजारने की चाह जो हर कपल में होती है हमारे बीच भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन बहुत जल्दी मेरा सारा सुकून टूट चुका था। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिहाओ को देखते हैं, जो कि इस वक्त अपने कमांडर से मिलने के लिए आ रही थी। उसके कमांडर उसे कहने लगे कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक बड़ी न्यूज है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये न्यूज तुम्हें काफी शॉक कर देगी और इस शॉक से निकलने के लिए भी तुम्हें टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल मुझे तुम्हें बताना ही है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके
मुताबिक तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर फॉक्स एक जापानीज स्पाई है। स्पाइस की अनएक्सपेक्टेड वर्ड में भी जिहाओ ने ये सब बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वो कहने लगी कि ये सब कैसे हो सकता है। उसको बताया गया कि ये सब ऐसा ही है, तुम जितनी जल्दी इस सच को मान लो उतना ही अच्छा होगा। कमांडर उसे बताने लगा कि एक्चुअली हमें दुश्मनों की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जिन्हें हमने इंक्रिप्ट करने की कोशिश की, तो तुम्हारे घर से सिग्नल आ रहे थे। उस दिन के बाद से तुम्हारे हस्बैंड पर हमने कड़ी नजर रखी और यही बात सामने आई है कि वो काफी जापानीज लोगों से मिलता भी रहा है। लेकिन फॉक्स के लिए जिहाओ किसी पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी खड़े होकर कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जिहाओ के इमोशंस की कमांडर के आगे कोई वैल्यू नहीं थी। तभी वो कहने लगे कि इस सब से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए मैं किसी और की जिंदगी को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। वो जिहाओ को वो पिक्चर्स दिखाता है जिसमें फॉक्स जापानीज लोगों के साथ मौजूद है और जिहाओ से कहने लगा कि आज हम फॉक्स का टेस्ट लेने वाले हैं। आज रात फॉक्स को एक कॉल आएगी, तुम उसके पास बैठकर उस सारी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करना और इसके साथ ही तुम देखना कि क्या उसकी कॉल टेलीग्राम पर शो होती है। अगर शो ना हुई तो तुम समझ जाना कि वो एक स्पाई है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि एक ट्रैक्टर के साथ हम जो करते हैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम बिल्कुल वही करोगी। इस पर जिहाओ कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड एक जापानीज स्पाई हुए तो मैं उसके साथ बिल्कुल वही करूंगी जो हम एक ट्रैक्टर के साथ करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिहाओ अपने घर पहुंच चुकी थी तो फॉक्स वहीं पर बैठा हुआ था। उसको फॉक्स के साथ गुजारे हुए मोमेंट्स याद आने लगे। तो उसे याद आता है जब फॉक्स ने उसे कहा था कि अगर कभी भी कोई क्रिटिकल मोमेंट्स आ गए तो तुम मुझसे पहले भागने की कोशिश करना। वो फॉक्स के पास आती है तो वो उससे पूछने लगा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, जिस पर वो बताने लगी कि एक्चुअली कोई काम आ गया था। फॉक्स उससे उस काम के बारे में पूछता है जिस पर वो कहने लगी तुम जानते हो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। जिहाओ वहां से जाने लगी तो फॉक्स उसे रोकते हुए कहने लगा कि एक्चुअली तुम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल चुकी हो। और इसके साथ ही फॉक्स उसे याद दिलाता है कि आज वापस आने के बाद तुमने मुझे किस भी नहीं किया। मूवी के नेक्स्ट सीन में जिहाओ अपने बेड पर मौजूद थी। तभी फॉक्स उसके पास आकर उसे कहने लगा कि क्या तुम आज जल्दी सो रही हो, जिस पर वो कहने लगी कि हाँ ऐसा ही है। जिहाओ को कमांडर की बात याद आने लगी जिसमें वो उसे कह रहे थे कि आज रात हम तुम्हें एक कॉल करेंगे जिसमें हम तुम्हें मिस इन्फॉर्मेशन देंगे, तुम वो सारी इन्फॉर्मेशन एक डायरी में लिखना। अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें टेलीग्राम इन्फॉर्मेशन में मिली तो समझ जाना कि वो सारी इन्फॉर्मेशन फॉक्स जापानीज को भिजवाने की कोशिश कर रहा था। जिहाओ इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद वो डायरी फॉक्स को साइड टेबल पर रखने के लिए देती है। मूवी के अगले सीन में जिहाओ फॉक्स के साथ एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी जहां पर वो ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। कुछ देर में उन दोनों को वाइन सर्व की जा चुकी थी। तभी वाइन को देखते हुए फॉक्स कहने लगा कि देखो इसका कलर कितना डार्क है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी थिक है। इस तरह की ड्रिंक का टेस्ट ही कुछ और होता है, तुम जरा इसको टेस्ट करो, ये बहुत जबरदस्त होने वाली है। जिस पर जिहाओ उससे कहने लगी तुम वाइन के बारे में कितना कुछ जानते हो, पता नहीं इसके अलावा तुमने मुझसे क्या क्या छुपाया होगा। तभी फॉक्स उससे कहने लगा कि इसके अलावा मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, प्रॉमिस। जिहाओ से कहने लगी इवन तो तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन तुम्हारे पास्ट के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। तभी वो कहता है कि मेरे पास्ट के बारे में तुम क्या जानना चाहती हो। जिहाओ से पूछने लगी कि तुमने ट्रेटर किलर स्क्वाड को कब और क्यों ज्वाइन किया। जिस पर वो बताने लगा कि एक्चुअली मेरी कंट्री सफर कर रही थी, मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो मैंने कर लिया। और अब वो उससे पूछ रहा था कि तुमने ये स्क्वाड क्यों ज्वाइन किया। जिस पर जिहाओ बताने लगी कि एक्चुअली मेरा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है। एक्चुअली डैड चाहते थे कि मैं अब्रॉड जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं, लेकिन उनकी बात मानने के बजाय मैंने इस स्क्वाड को ज्वाइन किया। तभी फॉक्स कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं अब्रॉड जाता। जिस पर वो कहती है कि अगर मैं अब्रॉड जाती तो मैं कभी भी तुमसे ना मिल पाती। तभी वो कहने लगी कि फॉक्स क्या तुम मुझे धोखा दोगे। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ ही जिहाओ से कहने लगी मैं चाहती हूँ कि भले कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते रहे, एक दिन हम दोनों एक साथ विक्ट्री देखेंगे। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। जिस पर फॉक्स कहने लगा कि हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा सोचता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में युवान को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक्चुअली उसका ब्रेकफास्ट था। तभी वो कहने लगी कि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया। जिस पर उसको बताया जाता है कि इसके ऊपर आपका ही नाम लिखा है। एक्चुअली वो ऑर्डर वैंक की तरफ से था। तभी वैंक की कॉल आती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि वैंक की एक फ्रेंड उसके पास आकर उसे कॉफी ऑफर करती है जिसको वो रिजेक्ट कर देता है। युवान उससे कहने लगी तुमने कॉफी क्यों रिजेक्ट कर दी जबकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है। इसके साथ ही वो उससे कहने लगी कि अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे अपना काम करना होगा। मूवी के नेक्स्ट सीन में जिहाओ अपने कमांडर से मिलने के लिए पहुंच चुकी थी। तभी कमांडर उसको डांटते हुए उससे कहने लगे कि बिना परमिशन के तुम मूव क्यों लेती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्क्वाड को डिसोबे करने की कोशिश कर रही हो। क्या जरूरत थी फॉक्स के घर की तलाशी लेने की। उससे पूछा जाता है कि उस तलाशी के दौरान तुम्हें क्या मिला। जिस पर वो बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तभी कमांडर उससे कहने लगा कि क्या तुम मेरे ऑर्डर्स ओबे करोगी। इसके जवाब में जिहाओ से कहने लगी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक ट्रेटर नहीं है और न ही वो कोई जापानीज स्पाई है। मैं आपके क्या किसी के कहने पर भी उसको शूट नहीं करूंगी। तभी कमांडर उससे कहने लगा कि तुम सिर्फ दूसरे लोगों की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी मुश्किल में डाल रही हो। तुम्हें शायद आइडिया नहीं लेकिन खुद तुम्हें भी उससे बहुत ज्यादा खतरा है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। मैंने तुम्हें हवा में उड़ती हुई बात नहीं बताई बल्कि सारी चीजें प्रूफ के साथ दिखाई हैं और तुम्हें इस बात को समझना होगा। जिहाओ उनसे
कहने लगी मैं आपको डिसोबे नहीं करना चाहती और ना ही मैं स्क्वाड को डिसोबे करूंगी, लेकिन मैं हमेशा वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। मूवी आगे बढ़ती है तो जिहाओ अकेली बैठी हुई थी, तभी फॉक्स उसके पास आता है और उससे पूछने लगा कि तुम क्या सोच रही हो। इस पर जिहाओ कहती है कि एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं जो कुछ हम कर रहे हैं इसको लेकर कल को तुम्हें पछतावा ना हो जाए। हमने इतनी जल्दी इतनी अचानक शादी कर ली, एक दूसरे के इतने करीब आ गई, जबकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम इतनी जल्दी स्टेप्स नहीं ले सकते। कहीं ऐसा ना हो कि इन सब चीजों की वजह से कल को तुम्हें पछताना पड़े। जिस पर वो कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये वार खत्म हो जाए, दोबारा से सब कुछ पीसफुल हो जाए, इस वार का नाम और निशान भी बाकी ना रहे। ये सारी चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। इस पर जिहाओ से कहती है कि हाँ मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मैं और तुम एक नॉर्मल लाइफ गुजारे और हम बाकी सारी जिंदगी एक साथ ही रहें। मूवी के नेक्स्ट सीन में युवान पेजिंग पहुंच चुकी थी। वो वैंग और उसकी पूरी टीम के साथ एग्जीबिशन की तैयारी कर रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि फ्यू जो कि वैंग की एक स्टूडेंट है, वैंग को अपनी तरफ अटेंटिव करने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन युवान इन सब चीजों को बिल्कुल कैजुअली लेती है। वैंग को युवान की तरफ अटेंटिव देकर फ्यू से अपने पास बुलाकर उसे अपने हेल्प के लिए कहती है। तभी वैंग उसे गाइड करने लगा। काफी देर बाद जब सब लोग वहां से जा चुके थे, फ्यू एक दफा फिर वैंग को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है, जिस पर वैंग उसे कहने लगा कि फिलहाल काफी लेट हो चुका है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, बाकी का काम हम कल करेंगे। फ्यू वहां से जा चुकी थी, तभी वैंग युवान को अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, जिसको वो रिजेक्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जिहाओ अपने कमांडर और ब्रिगेडियर के सामने मौजूद थी। तभी उसके ब्रिगेडियर उसे कह रहे थे कि हमारा शक बिल्कुल ठीक था, देखो तुम्हारे हस्बैंड ने हमारी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अपनी जापानीज एजेंसी तक पहुँचाने की कोशिश की है। तुम जानती हो कि इस वक्त हम कितने नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुमने उससे शादी करके एक ऐसी गलती की है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे स्क्वाड ने तुम्हारे साथ काफी टॉलरेंस दिखाई है, लेकिन मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला। तुम अच्छे से जानती हो कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम ऑलरेडी एक ऐसे स्क्वाड का हिस्सा हो जिसका काम ही ट्रेटर्स को किल करना है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हमने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया था कि हमारे ट्रेटर्स के साथ रिश्ते बनाती फिरो। यकीनन अब तक तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर जिहाओ वहां से गन उठाकर कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था इसने जिहाओ को तोड़ कर रख दिया। वो अपने घर आती है, तभी उसका सामना फॉक्स से होता है, जो एक टेस्ट लेकर कहीं जा रहा था। तभी वो उसे पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। फॉक्स बताता है कि मुझे अपने रिलेटिव से मिलने जाना है। तभी वो पूछने लगी कि इस बैग में क्या है, जिस पर फॉक्स कहता है कि इसमें उनके लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। जिहाओ से कहने लगी, तुम इस बैग को खोलो, मुझे इन गिफ्ट्स को देखना है। तभी फॉक्स कहता है कि ऐसे कुछ खास गिफ्ट्स नहीं, बस कुछ चीजें हैं। जिहाओ एक दफा फिर उसे बैग खोलने के लिए कहती है, लेकिन फॉक्स उसकी बात सुनी अनसुनी करके वहां से जाने लगा। तभी जिहाओ अपनी गन निकालकर उसे कहती है कि यहीं पर रुक जाओ, एक कदम भी मत उठाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? जल्दी से ये बैग खोलो, मुझे ये बैग देखना है। तभी वो बैग खोलता है, जिसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई थी। फॉक्स एक जापानीज स्पाई है, इस बात में अब बिल्कुल भी कोई शक नहीं रहा था। तभी वो कहने लगी कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पीठ में चूरा घोंपने के लिए तुम्हें बस मैं ही मिली थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करते फिरोगे और पूरा चाइना आंखें बंद करके तुम्हें ये सब करने देगा? फॉक्स, तुम एक बहुत ही फॉक्सी इंसान हो। जिस पर फॉक्स उसे कहने लगा कि आज नहीं तो कल मैं ये सब तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम प्लीज मुझे गलत मत समझो। जिस पर जिहाओ से कहने लगी कि हर्ट का तो तुम नाम भी मत लेना। पता नहीं मैं कितनी आसानी से तुम्हारी जाल में फंस गई, मुझे आइडिया ही नहीं हो सका कि तुम्हारे इतने फेस होंगे। फॉक्स उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। जिस पर जिहाओ कहने लगी कि मजीद मेरे साथ कोई भी झूठ मत बोलना। जो कुछ तुमने मेरे और मेरे मुल्क के साथ किया, उसके बाद मैं तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं करने वाली। क्या तुम्हें मेरे घर ही मिला था जासूसी करने के लिए? लेकिन शायद तुम्हारी जिंदगी खत्म करने का नेक काम भी मेरे ही हाथों लिखा था, इसलिए अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे जल्दी से बता दो। फॉक्स उसे एक दफा फिर यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, लेकिन जिहाओ को उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं था। तभी वो कहने लगी, मिस्टर फॉक्स, तुम काफी फॉक्सी इंसान हो। तुम हमेशा से मेरे लिए एक मिस्ट्री थे, लेकिन तुमने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया। तुमने मेरे पार्टी मेंबर को कत्ल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुमने सारी इन्फॉर्मेशन जापानीज पीपल तक पहुंचाई, जबकि वो हमारा एक ट्रैप था। हम तुम्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हमारे बिछाए हुए जाल में आ जाओगे। मिस्टर फॉक्स, जल्दी से मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला। तभी फॉक्स कहने लगा कि मेरे लिए एक फ्यूनरल जरूर अरेंज करना। मैं बेनामी की मौत नहीं मरना चाहता। हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर हम दोनों के नाम थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लिस्ट में जितने भी ट्रेटर्स हैं तुम उन सबको जान से मार दो, क्योंकि मैं नहीं
नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद भी चाइना में कोई ट्रेटर बाकी रहे। स्टोरी के इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद युवान वैंग से कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फॉक्स जो इतना प्यार करता है जिहाओ के साथ वो सब झूठ होगा। आखिर कोई इंसान एक ऐसी लड़की को जो उसकी वाइफ हो, जिससे वो प्यार करता हो, धोखा कैसे दे सकता है, उसे झूठ कैसे बोल सकता है। तभी वैंग उससे कहने लगा कि हिस्ट्री में यही सब है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तभी फ्यू कहने लगी कि एक्चुअली मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वैंग युवान से कहता है कि कल मुझे जाना होगा, कल एग्जीबिशन है और मुझे अपनी डायरी वापस चाहिए। तभी युवान उसे कहने लगी कि प्लीज थोड़ी देर के लिए डायरी मेरे पास रहने दो। वैंग फ्यू से कहता है कि मैनेजमेंट को बता दो कि कल मैं डायरी लेकर 8 बजे पहुंच जाऊंगा। फ्यू वहां से जा चुकी थी। तभी युवान वैंग से कहने लगी, मुझे लगता है कि फॉक्स और जिहाओ एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, या फिर शायद उनकी किस्मत में एक दूसरे का साथ ही नहीं था। लाइफ में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, उनसे भले आप जितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो आपकी किस्मत में नहीं लिखे गए होते। जिस पर वैंग उसे कहता है एटलीस्ट हमें एक दूसरे को एक चांस देना चाहिए। हमारी और उनकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। उनको मौका नहीं मिल सका, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को एक फेयर चांस दे सकते हैं। क्या तुम मुझे दोबारा से एक चांस देना चाहोगी? मैं अपनी सारी गलतियों को मानता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपनी किसी भी गलती को रिपीट नहीं करूंगा। क्या प्लीज तुम एक दफा फिर मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? जिस पर युवान उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगी कि मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें बताऊंगी। मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। सीन शिफ्ट होता है तो वैंग और युवान अब तक अपने एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे थे। तभी युवान उससे कहने लगी कि मैंने डायरी में मौजूद सारे पेजेस को जोड़ लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हुई, या फिर शायद इसको आधा छोड़ दिया गया। तभी वैंग उससे पूछने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी और यही वजह हो कि इसके बाद उसने लिखना ही छोड़ दिया। जिस पर युवान कहने लगी कि नहीं, वो एक प्रोफेशनल और मैच्योर लड़की थी, वो ऐसा क्यों करेगी। युवान उसे बताने लगी कि मेरे पास इस डायरी का एक और पेज मौजूद है, लेकिन वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में है, इसलिए उसको जोड़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वैंग उसे कहने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉक्स के मरने के बाद जिहाओ ने किसी और तरीके से अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दी हो। और ये थॉट आते ही वो दोनों सोचने लगे कि बिलाखिर एक डायरी लिखने के अलावा और क्या तरीका हो सकता है। और काफी देर तक सोचने के बाद वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मोर्स कोड। यकीनन जिहाओ ने अपनी बाकी की स्टोरी लिखने के लिए मोर्स कोड को यूज किया होगा, जिसे अब हमें डिकोड करना पड़ेगा। उस मोर्स कोड को डिकोड करने के लिए वैंग और युवान को तकरीबन पूरी रात ही लग गई। काफी देर तक वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते रहे, लेकिन बिलाखिर उनको अपनी मेहनत का सिला मिल ही गया। तभी उनको पता चला कि आखिर आगे स्टोरी में हुआ क्या था। युवान की एक्साइटमेंट की तो अब जैसे कोई हद ही नहीं थी। तभी वो वैंग से कहने लगी कि हमारे पास अब भी काफी वक्त है, हम आधी रात में बहुत कुछ कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हम वापस जिहाओ के पास आते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर में मौजूद थी। तभी उसके पास फॉक्स आता है। उसको देखते ही जिहाओ उससे कहने लगी, मैंने तुम्हारी लास्ट विश पूरी कर दी है, मैंने तुम्हारे लिए फ्यूनरल अरेंज कर दिया है। तभी फॉक्स उससे कहने लगा, तुमने बहुत अच्छा किया है, अब तुम मुझे शूट कर दो, क्योंकि जब तक तुम मुझे शूट नहीं करोगी तब तक तुम्हारी एजेंसी तुम पर ट्रस्ट नहीं करने वाली। लेकिन ये सब जिहाओ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तभी वो रोने लगी और उससे कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, भले सिचुएशन जैसी भी हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हमारे बीच और हमारे आसपास जो कुछ भी होता रहा उसका मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। तभी फॉक्स उससे कहने लगा, मुझे किसी चीज का कोई रिग्रेट नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मुझे शूट करो ताकि अपना ट्रस्ट वापस जीत सको। आजकल की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें अपनी एजेंसी को इस बात का यकीन दिलाना है कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। एक्चुअली वो दोनों ही नहीं जानते थे कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं। कमांडर उन पर अपनी नजर रखे हुआ था और उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। फॉक्स एक दफा फिर उसे फायर करने के लिए कहता है, लेकिन जिहाओ कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार को अपने हाथों से खत्म कर दूं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद फॉक्स एक दफा फिर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी और अगर तुम नहीं करोगे तो फिर ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। जिहाओ से कहने लगी, ना मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ और ना मैं ऐसा कुछ करूंगी, तुम अच्छे से जानते हो कि ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फॉक्स, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ताल्लुक कौन सी एजेंसी से है और तुम किसके लिए काम कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तभी फॉक्स उससे कहने लगा कि देखो तुम्हें अकेले ही सरवाइव करना है, तुम अच्छे से जानती हो कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन एज अ फॉक्स और एज अ हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए एक लास्ट फेवर करना चाहता हूँ, तुम्हारी ये मुश्किल मैं आसान कर देता हूँ। और ये कहते ही वो अपने आप को शूट कर देता है। ये सब होता देखना जिहाओ के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। तभी वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है कि फॉक्स ये तुमने क्या कर दिया। कमांडर जो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था अब उसका शोर हो चुका था कि फॉक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी वो अपनी गन लेकर
जिहाओ को मारने के लिए अंदर आता है और इसके साथ ही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है, जब सिर्फ जिहाओ ही नहीं बल्कि कमांडर के आने पर फॉक्स भी गन लिए सामने खड़ा था। एक्चुअली ये उन दोनों की प्लानिंग थी। दरअसल जब फॉक्स बैग लेकर घर से जा रहा था तो जिहाओ ने उसको रोका और उसे बैग खोलने के लिए कहती है। तभी फॉक्स ने उसे बताया कि इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं, लेकिन जब जिहाओ ने अपनी गन निकालकर उसे बैग खोलने के लिए फोर्स किया तभी फॉक्स उसे बताता है कि एक्चुअली हम दोनों की बातें सुनी जा रही हैं, इसलिए अब हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। फॉक्स एक डायरी निकालकर उसमें लिखता है कि मेरा नाम फॉक्स नहीं, एक्चुअली फॉक्स मेरा भाई है और मेरा नाम लॉन्गव्यू है। कुछ अर्सा पहले मैं अपने भाई फॉक्स से मिलने गया, लेकिन जब मैं गया तो कोई उसको शूट कर चुका था, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। तुम कायरो होटल के रूम नंबर 302 में मौजूद हो, ये बात मुझे फॉक्स ने ही बताई थी। एक्चुअली उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमारे स्क्वाड में बहुत सारे ट्रेटर्स मौजूद हैं। फॉक्स तुम्हारे स्क्वाड का हिस्सा था, लेकिन स्क्वाड में मौजूद ट्रेटर्स ने उसको जान से मार दिया, लेकिन मरने से पहले वो नहीं चाहता था कि स्क्वाड का अगला निशाना तुम बनो। मरने से पहले उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं जरूर तुम्हारे पास आकर तुम्हें ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ये सारी सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बता सका। मैं यही प्रिटेंड करने लगा कि मैं मिशन में तुम्हारा पार्टनर हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगा। ये सब मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हमारी स्क्वाड और स्क्वाड में मौजूद ट्रेटर्स इस मुल्क के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं और उसके लिए वो मेरे और तुम्हारे जैसे एजेंट्स को बेदर्दी के साथ यूज कर रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे साथ वो सब हो जो फॉक्स के साथ हुआ। उसने इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन बदले में उसको जान से ही मार दिया गया। इवन हमारा ये घर भी सेफ नहीं है। इसमें न सिर्फ हम पर नजर रखी जा रही है बल्कि हमारी होने वाली सारी कॉन्वर्सेशन को भी सुना जा रहा है। इसलिए तुम्हें किसी के कहने पर भी किसी को भी शूट करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें आगे सब कुछ बहुत सोच समझ के करना होगा। और ये सारी बातें जब उन्होंने कमांडर को बताई तो उन्हें काफी गुस्सा आया और कहने लगे तो इसका मतलब था कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जिस पर जिहाओ से कहती है कि हाँ, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान यही डिजर्व करता है, क्योंकि आज तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। तभी कमांडर कहने लगा, भला मेरे मरने से तुम दोनों को क्या फायदा होने वाला है? तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने सारी लाइफ कितनी अच्छे से और ईमानदारी से सर्विस की है। अगर तुम दोनों मुझे आज यहाँ पर जान से मार ही देते हो तो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा हस्बैंड एक जापानीज स्पाई है, लेकिन जिस तरह तुमने उसका साथ दिया तुम भी किसी हार्बोस स्पाई से कम नहीं हो। जरा सोचो, जब मिलिट्री को मेरी लाश तुम दोनों के घर से मिलेगी तो उन्हें यही लगेगा कि मैं स्पाइस का मुकाबला करते हुए मारा गया हूँ। इस तरह मैं न सिर्फ नेक नामी की मौत मर सकता हूँ बल्कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि इसके बाद मेरी फैमिली को क्या क्या नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना भी सीधा नहीं था जितना उसको नजर आ रहा था। तभी फॉक्स उससे कहने लगा, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया। मेरा भाई स्क्वाड में मौजूद तुम्हारी तरह के ट्रेटर्स को जान चुका था और यही वजह थी कि तुमने उसको जान से मार दिया। उसकी मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चल सका। फॉक्स अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये बात हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन तुम ये भी जान चुके थे कि मैं उसकी आइडेंटिटी यूज करके उसके मिशन को कंप्लीट करने पर लगा हुआ हूँ, जबकि तुम खुद एक जापानीज स्पाई हो। मुझे फंसाने के लिए तुमने अपने लोगों को मुझे कांटेक्ट करने के लिए कहा और ऊपर से मेरे ऊपर नाम लगा दिया कि मैं एक जापानीज स्पाई हूँ, लेकिन एक्चुअली तुम जापान की एजेंसी के लिए काम करते हो। तुमने चाइना के इतने अहम सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि इस सब के बाद फ्रंट लाइन पर मौजूद मिलिट्री के साथ क्या होगा। जब तुम्हें पता चला कि मैं ट्रेटर्स के पीछे लगा हुआ हूँ तो तुमने जापानीज लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए कहा ताकि तुम मेरे ऊपर ठप्पा लगा सको कि मैं एक जापानीज स्पाई हूँ। तुम जैसे गद्दारों की वजह से ही फ्रंट लाइन पर मौजूद जवानों को ताबूत में बंद करके लाना पड़ता है। मेरा मिशन जानने के बाद तुम्हें खतरा था कि कहीं मैं तुम्हें एक्सपोज ना कर दूं और तुम मुझे डायरेक्टली जान से मार नहीं सकते थे, तो इसके लिए तुमने मेरी वाइफ को यूज किया। तुम जिहाओ के हाथों मुझे कत्ल करवाना चाहते थे, जबकि इसके बाद तुम उसको भी जान से मार देते। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारा प्लान बहुत वंडरफुल था, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आज तुम्हें मेरे गन से कौन बचाता है। तभी कमांडर उसे कहने लगा कि अगर तुम मुझे जान से मार दो तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम एक स्पाई हो। मैंने चाइना में मौजूद जापानीज स्पाई के साथ ये डील कर रखी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो तुम्हें एक्सपोज करे और तुम्हें एक जापानीज स्पाई डिक्लेयर करे। तभी वो कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जिहाओ को मिलने वाली सारी मिस इन्फॉर्मेशन जापानीज एजेंसी को दी थी और उसके साथ ही मैंने उनके बैट को ट्रेस करके उन सबको कत्ल कर दिया है। मैं तुम्हें ये गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि अब कोई भी जापानीज स्पाई चाइना में मौजूद ही नहीं है, इसलिए अब तुम बिल्कुल अकेले रह चुके हो। जिस पर कमांडर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अकेले हो और तुम कह रहे हो कि तुमने जापानीज इंटेलिजेंस डिवीजन को खत्म कर दिया है, क्या ये कोई मजाक है?
अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, इससे पहले ही वो दोनों उसको शूट कर देते हैं। तभी जिहाओ फॉक्स से कहने लगी तुम ये अकेले करना चाहते थे, लेकिन देखो हम दोनों ने एक साथ कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम डायरी में लिखा गया लास्ट पार्ट देखते हैं, जिसमें जिहाओ कह रही थी कि इसके बाद हम दोनों ने कुछ रेस्ट किया और उसके साथ ही हमें स्क्वाड ने एक और मिशन पर भेज दिया। लेकिन इस बार हम दोनों मिशन में अलग अलग थे, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ है और लौटकर हमें एक दूसरे के पास ही आना है। जिंदगी के इस इम्तिहान ने हमें एक लेसन सिखाया कि हमें हमेशा हर काम सिंसेरिटी से करना चाहिए और कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अब हम दोनों के बैटलफील्ड्स अलग अलग थे, लेकिन चीजें सेम ही थी। हम दोनों को सेक्रीफाइस करना था, लेकिन हम दोनों ही सेक्रीफाइस करने से बिल्कुल नहीं डरते। अगर डर लगता है तो सिर्फ एक दूसरे को खो देने से और एक दूसरे के बगैर अकेले रहकर जिंदगी गुजारने से, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हमारे पीछे मिलियन लोग खड़े हैं। एक दिन आएगा जब ये वार खत्म हो जाएगी, हर तरफ पीस ही पीस होगा। हम दोनों विक्ट्री एक साथ देखेंगे और हम दोनों एक साथ ही देखेंगे जब रोशनी का सूरज तुलू होगा। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं जो हार मान ले, क्योंकि अभी हमें इस रास्ते में बहुत आगे तक जाना है। इसके साथ ही फॉक्स और जिहाओ की स्टोरी खत्म हो चुकी थी। मूवी के लास्ट सीन में हम युवान को देखते हैं। वैंग उसके पास आया, तभी युवान उसे कहने लगी कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। इसकी स्टोरी में इतना बड़ा सरप्राइज होगा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मिस्टर फॉक्स की मल्टीपल आइडेंटिटीज ने तो मुझे घुमा कर ही रख दिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा ट्विस्ट आएगा और स्टोरी इस तरह से एंड हो जाएगी। तभी वैंग उससे कहने लगा कि ऐसे ही होता है, पहले जमानों में ऐसे ही होता था। सिर्फ फ्यूचर में ही नहीं बल्कि हमारी हिस्ट्रीज में भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं लगती। युवान उसे कहने लगी क्या तुम जानते हो जब ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन स्टोरी खत्म होने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं जिहाओ से अब बिछड़ी हूँ। इस स्टोरी में और स्पेशली जिहाओ की लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, मैंने पर्सनली उसको उसके साथ फील किया और अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मैं उसको मिस कर रही हूँ। वैंग उसे कहने लगा कि देखो अब ना हम सिर्फ डायरी रिस्टोर कर चुके हैं बल्कि हम एग्जीबिशन भी जीत चुके हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए? आखिर ऐसा भी क्या हुआ है हमारे बीच में जो हम इस रिलेशनशिप को रिस्टोर नहीं कर सकते? मैं कब से तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे आंसर ही नहीं देती। इस पर युवान उसे कहने लगी कि देखो मुझे यहाँ पर आने से पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा डिसीजन सही है या गलत। जब हम लिंपिंग में थे तो हमारा ज्यादा टाइम काम करते ही गुजर जाता था, इसलिए मुझे ऐसे लगने लगा जैसे हम वापस यूनिवर्सिटी में चले गए हों। लेकिन बीजिंग आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि पास्ट में कुछ डिसीजंस मैंने ऐसी ली थी जो कि बिल्कुल गलत थी, या फिर शायद मैं तब ब्रेव नहीं थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तुम चाहते थे कि मैं अब्रॉड तुम्हारे साथ जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं। तब मैं शायद ब्रेव नहीं थी, या फिर शायद मैं डिटर्मिन्ड ही नहीं थी तुम्हारे साथ रहने के लिए, या फिर शायद मुझे तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स की डेप्थ का अंदाजा ही नहीं था। तभी वैंग उससे कहने लगा कि एक्चुअली कुछ गलतियां मेरी भी थी। अगर तुमने मुझे मना कर भी दिया तो मुझे तुम्हें इस तरह से टुकराना नहीं चाहिए था। फ्रीडम ऑफ चॉइस हम सबका हक है, लेकिन पता नहीं मैं इतना इमेच्योर और इतना इम्पल्सिव क्यों था। युवान उससे कहने लगी कि एक्चुअली अब सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, हम दोनों अब मैच्योर हैं और बड़े हो चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम दोनों ने एक साथ एक्सपीरियंस की हैं। हम दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि हम दोनों की इम्पोर्टेंस एक दूसरे की लाइफ में क्या है। इसलिए मुझे लगता है कि अब हम दोनों आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक फेयर चांस देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हमें सब दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए। भला इससे ज्यादा वैंग को क्या चाहिए था? वो बहुत ज्यादा खुश हो गया और तभी युवान के करीब होते हुए उसे हक कर लेता है और इसके साथ ही हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। उम्मीद है बाकी सारी मूवीज की तरह ये मूवी भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।